आरसीसी के आज के लेक्चर में हम बात करेंगे वाटर टैंक की। पिछले लेक्चर में हमने वाटर टैंक के कुछ टॉपिक्स के बारे में डिस्कस किया था, आज उसके डिज़ाइनिंग से रिलेटेड बात करेंगे। तो सबसे पहले उसमें हमको लोडिंग के बारे में बात करनी होगी कि जो लोड्स लेते हैं हम वाटर टैंक के अंदर वो कौन कौन से लेते हैं। तो लोडिंग के अंदर हमने लिखा हुआ है कि जो लोडिंग कंडीशन होती है, तो वाटर टैंक को जो हम डिज़ाइन करेंगे उसको हम मोस्ट सीवियर कंडीशन के लिए डिज़ाइन करेंगे, सबसे वर्स्ट कंडीशन के लिए। तो वाटर टैंक को हम दोनों तरीके से डिज़ाइन करेंगे कि जब वाटर टैंक पूरा फुल किया हुआ है, पूरा भरा हुआ है, और एक वो कंडीशन जब वाटर टैंक पूरा खाली है, दोनों कंडीशन को हम एनालिसिस उसमें करते हैं। और जो वाटर का लोड होता है वाटर टैंक के अंदर, उस वाटर के लोड को भी हम डेड लोड ही कंसीडर करते हैं, ठीक है। और उस डेड लोड में भी क्या चीज़ इंक्लूड होती है, जो भी वाटर के अंदर पॉसिबिलिटीज़ है किसकी, सिल्ट की या ग्रिड्स की, कोई कंकड़ पत्थर या फिर सिल्टिंग अंदर हो सकती है, बारीक बारीक जो सिल्ट होती है वो वाटर टैंक के बॉटम में जमा हो सकती है। तो उन सभी क्राइटेरिया को भी हमको डेड लोड के अंदर कंसीडर करना होता है, ठीक है। तो ये जो लोड्स होते हैं, बाकी जो वाटर टैंक का खुद का जो सेल्फ वेट होगा डेड लोड, वो तो हमको लेना ही लेना है। लेकिन क्योंकि देखिए इस पर कोई लाइव लोड तो आता नहीं है ना, वाटर टैंक के ऊपर कोई चलेगा तो नहीं, तो उस वजह से उसमें कोई लाइव लोड आने वाला नहीं है। तो मेन जो बात आती है वो पानी के भार की आती है कि पानी के भार को हम लाइव लोड में कंसीडर कर रहे हैं या डेड लोड में। तो क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि वाटर टैंक डिज़ाइन करते वक्त वाटर का जो वेट होता है वो किसके अंदर कंसीडर किया जाता है, लाइव लोड के अंदर या डेड लोड के अंदर। तो उसको हम डेड लोड के अंदर कंसीडर करते हैं। उसके बाद आता है परमिसिबल शियर स्ट्रेसेस, जो कि वैल्यू होती है टाउ सी। टाउ सी हमने IS 456-2000 के अंदर कंक्रीट के अंदर आने वाली शियर स्ट्रेसेस को पढ़ा हुआ है, उसकी एक टेबल है। लेकिन क्योंकि हम जो वाटर टैंक को डिज़ाइन करते हैं वो वर्किंग स्ट्रेस मेथड के अकॉर्डिंग डिज़ाइन करते हैं, तो वर्किंग स्ट्रेस मेथड में टाउ सी की टेबल दूसरी है। तो यहाँ पर ये टेबल शो की हुई है। इस टेबल में भी हमको क्या करना है कि जो मिनिमम वैल्यूज़ है हर ग्रेड की कंक्रीट के लिए वो हमको याद करनी है। एक हमको लिमिट स्टेट मेथड के अकॉर्डिंग भी याद करनी है और एक इस वर्किंग स्ट्रेस मेथड के अकॉर्डिंग भी याद करनी है, ठीक है। इसके बाद आता है नेक्स्ट, एक वर्ड आता है श्रिंकेज स्ट्रेसेस। क्योंकि हमको पता है पानी के कांटेक्ट में आने से कंक्रीट के अंदर श्रिंकेज हो सकती है, वैसे नॉर्मली भी होती है। तो श्रिंकेज स्ट्रेसेस से रिलेटेड सिर्फ हमको यहाँ पर एक नाम याद रखना है, श्रिंकेज कोएफिशिएंट। तो श्रिंकेज कोएफिशिएंट की वैल्यू कितनी होती है, श्रिंकेज कोएफिशिएंट की वैल्यू होती है 300 इंटू 10⁻⁻⁶। ये वैल्यू होती है श्रिंकेज कोएफिशिएंट की, आपको याद रखनी है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि जो रेक्टेंगुलर टैंक होता है उसको डिज़ाइन करते वक्त उसकी किस वाली दीवार को किस टाइप से डिज़ाइन करते हैं। यहाँ पर हमने एक रेक्टेंगुलर वाटर टैंक बनाया हुआ है, ठीक है, जिसकी लॉन्गर साइड को हम L दे देते हैं, लंबी वाली जो डायमेंशन है उसको हम L नाम दे देते हैं और शॉर्टर डायमेंशन को हम इसकी B नाम दे देते हैं। तो सबसे पहले अगर यहाँ पर केस देखें कि अगर हमारा L/B का रेशियो, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 2 से कम है, तो उस स्थिति में हम लॉन्ग वॉल को किस तरीके से डिज़ाइन करेंगे और शॉर्ट वॉल को किस तरीके से डिज़ाइन करेंगे वो हमको यहाँ पर देखना होगा। तो इसके लिए कुछ रूल्स है कि जो बॉटम वाला H/4 पोर्शन जो होगा, H का मतलब यहाँ पर पूरी हाइट, इसकी टोटल जो हाइट है इसको हम यहाँ H नाम दे रहे हैं। तो बॉटम का जो H/4 पोर्शन होगा उसको एज अ कैंटिलीवर बीम डिज़ाइन करेंगे, ठीक है। मतलब कि ये टोटल हाइट है H, तो H/4 मतलब कि नीचे का 1/4 हिस्सा। तो ये जो बॉटम का H/4 हिस्सा होगा, इतना वाला, इतनी जो स्ट्रिप होगी ये वाली चारों तरफ, उसको हम एज अ कैंटिलीवर बीम डिज़ाइन करेंगे, कैंटिलीवर बीम या स्लैब। और टॉप का जो बचा हुआ 3H/4 पोर्शन होगा, मतलब कि ये H/4 है तो ऊपर का जो बचा हुआ है वो 3H/4 होगा। तो बचे हुए उस पोर्शन को हम एज अ कंटिन्यूस फ्रेम डिज़ाइन करेंगे। कंटिन्यूस फ्रेम का मतलब पूरी एक ये वाली फ्रेम, क्योंकि ये नीचे से भी कट गया तो हमारे पास एक सिर्फ फ्रेम बची चारों तरफ से, तो उसको एक एज अ कंटिन्यूस फ्रेम डिज़ाइन करेंगे, ठीक है।
अब अगर हमारा L/B रेशियो ग्रेटर देन या इक्वल टू 2 हो जाता है, 2 से ज़्यादा या फिर 2 के बराबर, तो हम क्या करेंगे कि लॉन्ग वॉल को एज अ कैंटिलीवर डिज़ाइन करेंगे। लॉन्ग वॉल, अब यहाँ पर हमारे प्लान में देखें तो ये जो टैंक होता है वो हमारा इस टाइप से दिखेगा, ये इसका प्लान हो गया। तो लॉन्ग वॉल होती है ये वाली और शॉर्ट वॉल होती है ये वाली। तो लॉन्ग वॉल को हम एज अ कैंटिलीवर डिज़ाइन करेंगे और जो शॉर्ट वॉल होगी, शॉर्ट वॉल में वापस 2 है, शॉर्ट वॉल का जो बॉटम h/4 पोर्शन होगा उसको हम डिज़ाइन करेंगे एज अ कैंटिलीवर, और जो बचा हुआ 3h/4 पोर्शन होगा किसका, शॉर्ट वॉल का, उसको हम डिज़ाइन करेंगे एज अ स्लैब सपोर्टेड ऑन लॉन्ग वॉल। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये वाला हिस्सा होगा उसको हम ऐसे डिज़ाइन करेंगे, कौन सा, लॉन्ग वॉल का, ये सॉरी शॉर्ट वॉल का जो ये वाला हिस्सा होगा, मतलब कि ये वाली दीवार इधर वाली, उसको हम ऐसे डिज़ाइन करेंगे कि वो एक स्लैब है और किसके ऊपर सपोर्टेड है, लॉन्ग वॉल्स के ऊपर। यहाँ से हम अगर देखें तो ये हमारी एक स्लैब है जो कि किसके ऊपर सपोर्टेड है, लॉन्ग वॉल्स के ऊपर। तो ये रूल्स आपको याद रखने हैं, ये भी आपसे पूछे जा सकते हैं। अब इसमें हम क्या करेंगे कि हमारी जो, अब देखिए यहाँ पर बहुत सारी स्लैब्स हो गई हमारी, चारों फेस हो गए, साइड साइड के, बॉटम हो गया और उसका टॉप हो गया। तो हर स्लैब के अंदर रीइंफोर्समेंट कैसे कैसे प्रोवाइड कराना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे स्लैब को जोन्स में बांट देते हैं। कि मान लीजिए ये हमारी एक स्लैब है यहाँ पर, ठीक है, ये एक स्लैब है, मान लो बेस स्लैब है, टैंक का जो है वो बॉटम है। तो हम क्या करेंगे कि रीइंफोर्समेंट कैसे प्रोवाइड कराना चाहिए, तो उसके लिए यहाँ पर हमको प्रोविजंस दिए हुए हैं कि इस स्लैब को जोन में बांट दो डेप्थ के अकॉर्डिंग। डेप्थ जो होती है D, तो डेप्थ के अकॉर्डिंग आप इसको जोन में बांट दो कि इसमें 2 जोन होंगे या 1 जोन होगा या 3 जोन होंगे, मतलब कि इसके ऊपर वाला पोर्शन और एक नीचे वाला पोर्शन, 2 फेज हो गए। जैसे कि हम स्लैब में बात करें तो स्लैब में बॉटम रीइंफोर्समेंट और टॉप रीइंफोर्समेंट होता है, उसी तरीके से उसमें भी 2 जोन हो गए। एक बॉटम वाला रीइंफोर्समेंट बॉटम जोन में चला गया और जो बेंट अप बार्स जाते हैं वो टॉप वाले जोन में चले जाते हैं, ऊपर वाले फेस में। तो उस तरीके से हम इसमें क्या स्टडी करते हैं वो अभी हम देख लेते हैं इसमें। तो यहाँ पर कुछ फिगर बनाए हैं मैंने, इसमें हमने स्लैब का, यानी ये बॉटम वाली जो स्लैब होगी हमारे टैंक की या फिर कोई भी एक वॉल हो सकती है, उसका मैंने यहाँ पे सेक्शन बनाया और डेप्थ के अकॉर्डिंग क्लासीफाई किया है कि अगर हमारी स्लैब की थिकनेस यानी कि टोटल डेप्थ 300 mm से कम है, ठीक है, तो हम इसमें रीइंफोर्समेंट कैसे प्रोवाइड कराएंगे। तो अगर हमारी डेप्थ जो है वो 300 mm से कम है तो हम इसमें 2 फेज मानेंगे, 2 जोन्स मानेंगे, एक टॉप जोन और एक बॉटम जोन, ठीक है। और जो रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड कराएंगे वो ओनली टॉप जोन में प्रोवाइड कराएंगे। और ये जोन की डेप्थ कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा हमारा D/2, आधा जोन हो गया। तो खाली ऊपर वाले जोन में रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड कराएंगे। फिर अगर हम बात करते हैं डेप्थ जो है वो 300 से 500 mm के बीच में हो, तो हम क्या करेंगे उसके लिए कि टॉप में आधे डेप्थ तक तो एक जोन मानेंगे, ठीक है, D/2 डेप्थ तक, ये हो गया हमारा D/2 डेप्थ तक का एक जोन होगा जिसमें रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड कराएंगे। और बॉटम में 100 mm थिकनेस का एक जोन माना जाएगा, ठीक है, कुछ इस टाइप से। ये बॉटम जोन हो गया और ये है 100 mm का। इस 100 mm वाले जोन में रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड कराया जाएगा। अब हम बात करते हैं अगर डेप्थ हमारी 500 mm से ज़्यादा हो जाए तो हमको क्या करना होगा कि टॉप से, इसमें भी वही रूल लगेगा जो ये वाला इसका लग रहा है, टॉप से आधे तक यानी कि D/2 तक जो है वो टॉप फेस हो जाएगा, टॉप वाला जोन हो जाएगा। और अगर बॉटम वाले की बात करेंगे तो बॉटम वाला 100 mm की एक लेयर यानी कि 100 mm थिकनेस का एक जोन मान लिया जाएगा। तो सीधी सी बात है, अगर हमारी डेप्थ 300 से कम है तो ये वाला लगेगा, D/2 डेप्थ तक ऊपर वाले जोन में रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करना है। और इन दोनों को अगर कंबाइन कर दें तो अगर हमारी डेप्थ 300 से ज़्यादा होती है, डायरेक्ट 300 से ज़्यादा ही कर देते हैं यहाँ पर, क्योंकि हमको कोड में इस टाइप से दिया हुआ है। लेकिन अगर अपने याद रखने के तरीके से करें
तो डेप्थ 300 से ज़्यादा होते ही ये वाला रूल अप्लाई हो जाएगा। फिर वो भले ही 500 हो, 500 से ज़्यादा हो, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। तो ये भी आपको प्रोविज़न याद रखने हैं इसके लिए। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि जो मिनिमम रीइंफोर्समेंट के रूल्स होते हैं वो क्या होते हैं। तो मिनिमम रीइंफोर्समेंट के लिए 0.35% फॉर ईच सरफेस जोन, हमने यहाँ पर जोन पढ़ लिए। तो हर जोन की बात करो कि जिस भी जोन में हमको रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड कराना है तो मिनिमम कितना होना चाहिए, 0.35% HYSD बार के लिए और 0.64% माइल्ड स्टील के लिए। और अगर इफ़ एनी डायमेंशन ऑफ टैंक इज़ लेस देन 15 मीटर, अगर हमारी टैंक का कोई भी डायमेंशन, लंबाई हो, चौड़ाई हो या ऊंचाई हो, तो वो अगर 15 मीटर से कम है तो उसके लिए जो रूल होगा वो थोड़ा चेंज हो जाएगा। 0.35% की जगह आ जाएगा 0.24% और 0.64 की जगह आ जाएगा 0.40% HYSD बार के लिए और माइल्ड स्टील के लिए। ठीक है। और मिनिमम रीइंफोर्समेंट, ये तो हो गया हमारा मिनिमम कि परसेंटेज इतना होना चाहिए। मिनिमम रीइंफोर्समेंट हम निकालेंगे कैसे, तो उसके लिए हमको एक रूल फॉर्मूला दिया हुआ है। ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे मिनिमम रीइंफोर्समेंट को निकालने के लिए। यहाँ पर ये सिंबल बना हुआ है रो का, रो क्रिटिकल इक्वल टू FCT अपॉन FY। FCT क्या होता है, FCT को हम बोलते हैं टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ इमेच्योर कॉन्क्रीट। ये होती है टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ इमेच्योर कॉन्क्रीट। ये वर्किंग स्ट्रेस मेथड के अकॉर्डिंग फॉर्मूले आए हुए हैं। और जो ये वैल्यू होती है इसको हम बोलते हैं क्रिटिकल स्टील रेशियो, क्रिटिकल स्टील रेशियो। ठीक है। और क्रिटिकल स्टील रेशियो कैसे निकलता है, तो वो रेशियो हम निकालेंगे एरिया ऑफ स्टील डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ग्रॉस सेक्शन। मतलब कि सिंपल सा है, सेक्शन का एरिया और स्टील के एरिया का रेशियो, वो होता है क्रिटिकल स्टील रेशियो। तो कई बार आपको एग्जाम में खाली क्रिटिकल स्टील रेशियो का भी फॉर्मूला पूछा जा सकता है कि क्रिटिकल स्टील रेशियो क्या होता है, तो एरिया ऑफ स्टील अपॉन एरिया ऑफ ग्रॉस सेक्शन। तो यहाँ से हमको मिनिमम स्टील मिल जाएगा और उसका जो चेक है वो चेक इस टाइप से लग जाएगा। अब हम बात करते हैं कि जो मिनिमम स्टील की कैलकुलेशन हम करते हैं, तो मिनिमम स्टील की कैलकुलेशन करते टाइम जो थिकनेस लेंगे, अब हमने क्योंकि यहाँ पे जोन पढ़े थे, अब जोन्स के हिसाब से थिकनेस कैसे ली जाए कि कितनी थिकनेस के लिए हमको मिनिमम रीइंफोर्समेंट कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए भी हमको कुछ रूल दिए हुए हैं कि अगर आपकी डेप्थ 200 mm से कम है, ठीक है, आपके सेक्शन की या फिर दीवार की या बेस की डेप्थ 200 mm से कम है, तो हम जो मिनिमम रीइंफोर्समेंट की कैलकुलेशन करेंगे वो इसके आधे के लिए करेंगे। मतलब कि 100 mm थिकनेस के लिए ही हम मिनिमम रीइंफोर्समेंट की कैलकुलेशन करेंगे। और अगर हमारी जो डेप्थ है वो ग्रेटर देन 200 है, ठीक है, 200 mm से ज़्यादा है, तो हम फिर क्या करेंगे कि जो थिकनेस लेंगे वो हाफ लेंगे, d/2, टोटल डेप्थ का हाफ वैल्यू ले लेंगे और उसके लिए हम मिनिमम रीइंफोर्समेंट की सारी कैलकुलेशन करेंगे। फिर इसके बाद आता है मैक्सिमम स्पेसिंग का रूल यहाँ पर। तो मैक्सिमम स्पेसिंग के लिए रूल तो दिया हुआ है कि या तो 300 mm या फिर डेप्थ ऑफ सेक्शन, मैक्सिमम स्पेसिंग इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। लेकिन इसके लिए अगर फॉर्मूला देखें तो फॉर्मूला कुछ इस टाइप से होगा। ये फॉर्मूला हम लगाएंगे किसके लिए, मैक्सिमम स्पेसिंग के लिए। और इस फॉर्मूले के अंदर जो ये वैल्यू है FCT अपॉन FB, इसको हम बोलते हैं रेशियो ऑफ टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट टू एवरेज बॉन्ड स्ट्रेंथ। ठीक है। और जो फाई होता है साइज ऑफ रीइंफोर्समेंट का साइज़, और रो ये जो होता है वो हमने पिछले फॉर्मूले में देखा हुआ है। तो ये होता है मैक्सिमम स्पेसिंग का रूल किसके लिए, वर्किंग स्ट्रेस मेथड में रीइंफोर्समेंट के लिए। तो ये थे हमारे वाटर टैंक से रिलेटेड टॉपिक। और इसमें अब एक लास्ट हमको एक बात और देख लेनी चाहिए कि वाटर टैंक की जो टेस्टिंग होती है, अब वाटर टैंक हमने बना तो दिया, लेकिन
वो उसके अंदर से कोई लीकेज तो नहीं है, उसकी टेस्टिंग किस टाइप से होती है तो वो भी हम समझ लेते हैं, क्योंकि टेस्टिंग से रिलेटेड चीज़ें भी हमसे पूछी जा सकती है। तो वाटर टैंक की परमेबिलिटी यानी कि उसके अंदर से पानी का सीपेज तो नहीं हो रहा है, उसको चेक करने का क्या तरीका होता है, तो हम क्या करेंगे कि वाटर टैंक को 7 दिन के लिए इनिशियली उसको पूरा भर के रखेंगे, ठीक है। और हर 24 घंटे के अंदर उसके वाटर लेवल में कितना डिफरेंस आया, कितना चेंज आया, वो हम रिकॉर्ड करते जाएंगे। तो 7 दिन तक फिल करने के बाद क्या हमको उसमें मेजर्स लेने हैं, तो अगर हमारा अंडरग्राउंड टैंक हुआ, ठीक है, अंडरग्राउंड टैंक की बात करें तो उसमें वाटर का जो लेवल है वो 20 mm से कम नहीं होना चाहिए। टोटल 7 दिनों में वाटर का जो लेवल है वो 20 mm से ज़्यादा कम नहीं होना चाहिए, मतलब कि 2 सेंटीमीटर। पानी का लेवल अगर 2 सेंटीमीटर से कम हो गया, ठीक है, तो मतलब हम समझेंगे कि कहीं से सीपेज होना शुरू हो चुका है, क्योंकि 2 सेंटीमीटर तो कम हो सकता है, हीटिंग की वजह से इवेपोरेट भी हो सकता है, तो मैक्सिमम इसमें लिमिट दी गई है 20 mm, ठीक है। फिर अगर हम बात करते हैं कि कोई ऐसा टैंक है जो कि सरफेस के ऊपर है या फिर ओवरहेड टैंक है, क्योंकि अंडरग्राउंड टैंक में तो हम टैंक को आसपास से नहीं देख सकते, जो देखेंगे वो वाटर लेवल ही देख सकते हैं। लेकिन अब ऐसा टैंक जो कि ग्राउंड के ऊपर है, जिसको कि हम बाहर से साइड से देख सकते हैं, तो उसमें हमको क्या देखना होगा, तो ऐसे टैंक जो कि ग्राउंड के ऊपर है, ठीक है, तो उसके लिए सिंपल सा रूल है कि जो आउटर सरफेस है वो 7 डेज तक ड्राई रहनी चाहिए। सिंपल सी बात है, अगर बाहर की सरफेस ड्राई है तो हमको समझ में आ जाएगा कि अंदर से कोई पानी बाहर नहीं लीक हो रहा है। उसके बाद हम बात करते हैं ऐसे ओवरहेड टैंक। जनरली जो ओवरहेड टैंक होते हैं उनका जो टॉप होता है, टॉप वाली जो छत होती है वो स्लोप में बनाई जाती है। तो अब हम बात करते हैं रूफ़ की, कि अगर टैंक की छत की बात करें तो क्या किया जाता है, रूफ़ के लिए लिख देते हैं हम यहाँ पर। रूफ़ के लिए क्या रूल रहेगा, तो इसके लिए हम 25 mm डीप वाटर को उस छत के ऊपर भर दिया जाता है, ठीक है। कैसे, मान लो कोई ओवरहेड टैंक है या फिर कोई भी टैंक है जो कि ग्राउंड से ऊपर है, जिसकी हम छत को देख सकते हैं, उसकी छत का टेस्ट करने के लिए हम क्या करेंगे कि उसका जो टॉप होगा, मतलब कि ये टैंक है, इसकी जो छत होगी, इसके ऊपर हम 25 mm डेप्थ तक का पानी भर के रखेंगे। पानी कैसे भरेंगे, तो हो सकता है साइड में हम क्या करें, एक छोटी सी दीवार बना दे या फिर सीमेंट से कुछ बाउंड्री बना दे जिसके अंदर पानी भरा रह सके, ठीक है, 7 दिन 24 आवर्स के लिए। और उसकी डेप्थ कितनी होनी चाहिए पानी की, 25 mm। तो फिर हम देखेंगे कि 24 घंटे के बाद उस छत के या फिर जो टैंक का ढक्कन है उसके अंदर वाली सरफेस पे कोई पानी का अगर हमको लीकेज दिखता है तो वो टैंक का टॉप हमारा फेल माना जाएगा। उसके बाद बात करें कि ये तो हो गया हॉरिजॉन्टल, अगर ढक्कन जो है वो हॉरिजॉन्टल है तो उसके ऊपर हम पानी को भर के रख सकते हैं 24 घंटे के लिए। लेकिन ओवरहेड वाटर टैंक्स में जनरली क्या होता है कि स्लोप्ड रूफ बनाई जाती है, स्लोप में होती है। तो स्लोप में जैसे मान लीजिए ये टैंक की छत है, ये हमारा टैंक है कुछ इस टाइप से, ठीक है, और ये उसकी छत है। अब इसके ऊपर तो 25 mm गहराई का पानी भर के नहीं रखा जा सकता है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि एक जब नोज़ल से या किसी से भी पानी को इसके ऊपर डाला जाएगा और उसको इस टाइप से डाला जाएगा कि पूरी छत के ऊपर एक शीट बन जाए, पानी की एक चादर बन जाए, ठीक है। तो इस टाइप से पानी जब इस पर डाला जाएगा तो पानी कॉन्स्टेंटली एक चादर की फॉर्म में यानी कि शीट की फॉर्म में ऊपर से फ्लो होना चाहिए। और कितनी देर के लिए होना चाहिए, 6 घंटे के लिए कंटिन्यूसली पानी उसके ऊपर डाला जाएगा 6 आवर्स के लिए। और फिर हम देखेंगे कि इस के अंदर अगर कोई हमको सीपेज दिखता है तो वो हमारी हम ये कहेंगे कि हमारी जो छत है उसके अंदर लीकेज हो रहा है। तो ये कुछ टेस्ट भी थे इसके कि किस किस टाइप से हम वाटर टैंक की क्वालिटी को टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है।